बच्चों तो हम लोग क्लास यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं अपनी कॉपी में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो कंसेप्ट जो अभी आपको बिल्कुल नहीं पता होंगे, वो कंसेप्ट अभी आप सीखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो वो ऐसे कौन से कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले अब आपके सामने जैसे कोई भी कर्व होता है तो उस कर्व की इक्वेशन को आपको मानना पड़ेगा एस। ध्यान से देखिएगा, कोई भी कर्व हो उस कर्व की इक्वेशन को आप मानेंगे एक्स। जैसे मान लीजिए आपके पास सर्किल है, तो सर्किल में कर्व की इक्वेशन का क्या नाम होगा? एस नाम होगा। तो सर्किल में एस क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, और उसमें एस क्या होगा? ये है। तो सर्किल का एस अगर हम बात करें तो वो ये होता है, और अगर हम पैराबोला का एस बात करें तो वो ये होता है। तो इस तरह के आप काफी सारे एस जानते हैं। और अगर हम इलिप्स का एस बात करें तो वो ये होता है। अब आप कहेंगे सर ये एस का क्या मतलब है? तो थोड़ी देर में आप एस का मतलब सीख जाएंगे तो आपको बातें वो क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप हाइपरबोला का एस लिखेंगे तो हाइपरबोला का एस कुछ इस तरह से होता है। तो दिस इज द एस। और अगर आप इस वन को इस तरह से लिखना चाहें तो आप वन को इस तरफ ला करके -1 लेकर के इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों जितने भी कर्व्स होते हैं उनकी इक्वेशन को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों अगर आपसे कोई पूछे S1 क्या है, तो S1 का मतलब जो भी पॉइंट आपके पास गिवन होगा वो उस कर्व में सेटिस्फाई करा देते हैं। जैसे अगर हम सर्किल में S1 पूछें तो वो होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना? इसी तरीके से ये S1 सारे कर्व में एग्जिस्ट करता है, और S1 का मतलब होता है कि उस पॉइंट को डायरेक्टली उठा करके आप पुट कर दीजिए अपने कर्व में। तो दिस इज x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। और फिर अगर आप फिर से S1 लिखना चाहें दूसरे कर्व का, यानी कि हाइपरबोला का, तो आप कर्व इस तरह से लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि S1 का मतलब क्या होता है। तो S1 का मतलब ये होता है कि जो भी पॉइंट्स होगा x1 y1 वो डायरेक्टली आप उठा करके पुट कर दीजिए तो आपका S1 आ जाएगा। अब बच्चों आपको समझना होगा व्हाट इज टी, व्हाट इज टी। और अगर हम ये पॉइंट समझ गए कि व्हाट इज एस, व्हाट इज S1, व्हाट इज टी, तो हमारे लिए कुछ भी करना काफी आसान हो जाएगा। कुछ भी करने का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना काफी आसान काम हो जाएगा। तो बच्चों अगर हमको टी लिखना हो तो टी का मतलब क्या होता है? आपको कुछ नहीं करना होगा, जो इक्वेशन की होगी उस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 से रिप्लेस कर देते हैं, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं y इंटू y1 से रिप्लेस कर देते हैं। और बच्चों हम लोग और भी एक काम करते हैं, जहां जहां x होगा उस x को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं x प्लस x1/2 से, और जहां जहां y होगा उस y को रिप्लेस कर देते हैं y प्लस y1/2 से। और बच्चों जहां xy होगा उसको रिप्लेस कर देते हैं xy1 प्लस yx1/2 से। तो बच्चों ये होता है टी का मतलब। जैसे बच्चों अगर हम मान लीजिए सर्किल के लिए टी लिखेंगे तो सर्किल के लिए टी क्या होगा? आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x इंटू x1 से, वाई स्क्वायर को y इंटू y1 से, 2gx x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1/2 से, 2f y को रिप्लेस कर दो y प्लस y1/2 से, प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि किसी भी कर्व की इक्वेशन का अगर आपको टी लिखना है तो टी का मतलब ये होगा जो मैंने आपको बताया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटेशन। अगर आप किसी भी कर्व के लिए टैंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहें तो आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए कि टैंजेंट के लिए हम उसमें कर्व में क्या रिप्लेसमेंट करते हैं। तो बच्चों ये बात अगर आपको पता होगी तो आगे के स्टैंडर्ड्स आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे। मैंने स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूं
ताकि आप आगे के स्टैंडर्ड आसानी से समझ पाए। तो फुली आप लोगों ने टी का मतलब लिख लिया होगा, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे आपने क्या किया, कोई कर्व का फॉर्मेशन किया, लेट्स से आपके पास ये कर्व है, ठीक है। कर्व मान लीजिए आपके पास पैराबोला है, पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या कोई और पैराबोला ले सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x 8x, कुछ भी ले लीजिए। आपने एक पैराबोला ले लिया। अब पैराबोला लेने के बाद इस पैराबोला पे आपने एक टैंजेंट ड्रॉ की, दिस इज द टैंजेंट ऑन पैराबोला। अगर हमसे पूछा जाए कि ये टैंजेंट की इक्वेशन क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है। ये जो मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके सामने बना रहा हूं, तो बच्चों देखो, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कोई वैल्यू होगी जिसपे आपने टैंजेंट ड्रॉ की होगी, क्योंकि टैंजेंट हवा में तो ड्रॉ हुई नहीं होगी, टैंजेंट तो कर्व पे ही ड्रॉ की गई है। इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू होगी। यानी ये मान लो हो सकता है एक ऐसा पॉइंट होगा जो उस कर्व को सेटिस्फाई भी करे। जैसे अगर आप x की जगह 2 डाल दोगे तो y की जगह 4 आ रहा है, आप इसको क्लियर कट देख सकते हो। तो 2,4 2,-4 ये दोनों ही पॉइंट इस कर्व को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर आपसे किसी भी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट की इक्वेशन पूछी जाए, तो टैंजेंट की इक्वेशन लिखना आपके लिए बेहद आसान काम होता है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा, एट पॉइंट x1 y1 on curve given by t equal to 0। तो बच्चों आपको ये स्टैंडर्ड याद रखना होगा कि किसी भी कर्व पे जो टैंजेंट की इक्वेशन होती है वो t इक्वल टू 0 होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, और आप इसको यूज करके बहुत ही जल्दी और आसान भाषा में टैंजेंट की इक्वेशन किसी भी कर्व पे लिख सकते हैं जो भी पॉइंट उस पे गिवन हो। तो ये पॉइंट बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप इसको यहाँ पे यूज करना चाहें तो आप कैसे यूज करेंगे, लेट से आपके पास जो s है, पहले उस s को लिख लीजिए आपके पास क्या है। तो आप कहोगे सर जो आपका s है वो है वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास है वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। और अगर आप इस पे टैंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो टैंजेंट की इक्वेशन होगी t इक्वल टू 0। और इसका मतलब मैंने क्या बताया है कि वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1 से। अब आप चेक कर लो, y1 और x1 दोनों की जगह 2 और 4 गिवन है, ये पॉइंट ट्रीट हो रहा x1 y1 की तरह। तो y इंटू y1 माइनस 8 टाइम्स x प्लस x1 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए, आपने टैंजेंट की इक्वेशन तुरंत लिख ली है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस बिकम्स 4y माइनस 2 4 जा 8 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों टैंजेंट की इक्वेशन आप देख लीजिए, 4y माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, जिसको आप और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, दिस इज 4x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। तो सभी बच्चों को ये बातें समझ में आनी चाहिए कि किसी भी कर्व पे टैंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए आपको आज के बाद सिर्फ एक स्टैंडर्ड याद रखना पड़ेगा, t बराबर 0। और किसी भी कर्व में अगर t अगर लिखना हो तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1 से, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाई 2 से। और बच्चों यहाँ पे x1 y1 की जगह आपके पास 2,4 दिया है, और आपका जो s है वो वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0 गिवन है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, आप इसको पहले कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर कुछ बच्चों को बिल्कुल ना समझ में आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। बच्चों आपने टैंजेंट की इक्वेशन लिखी, तो टैंजेंट के परपेंडिकुलर को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। तो आपको क्या करना होगा, टैंजेंट का स्लोप निकाल करके आप नॉर्मल का स्लोप निकाल लीजिए, क्योंकि टैंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा तो आपके पास एक स्लोप भी पता होगा, पॉइंट भी पता होगा, तो आप नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1।
तो नॉर्मल आप किसी भी कर्व के लिए लिख सकते हैं, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू टी इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा होना चाहिए। अब बच्चों, अब आप जैसे आपने ये कंसेप्ट देखा तो आप दूसरे कंसेप्ट को भी समझिए कि अब आप कुछ और बातें भी समझेंगे। तो कुछ और बातों को भी समझने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे अब आपको लिखनी है अगर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ tangents, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ tangents, अगर आपको वो लिखनी हो तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक कर्व का फॉर्मेशन लिख कर लीजिए। दिस इज अ कोई कर्व, ठीक, और आपने कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया x1 y1 और एक्सटर्नल पॉइंट लेकर के उस कर्व पे पेयर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉ की। दिस इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ टैंजेंट्स। और बच्चों, इस कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स जो होती है उसका एक स्टैंडर्ड होता है, वो आपको याद रखना होगा। तो मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ combined equation of pair of tangents is SS1 is equal to T square. This is combined equation of pair of tangents is SS1 is equal to T square. तो सभी बच्चों को याद रखना होगा, दिस इज combined equation of pair of tangents is SS1 is equal to T square. अब आप कहोगे सर इसको लिखेंगे कैसे, इसका क्या मेथड होगा? तो हमने कहा सबसे पहले बच्चों आपको s पता होना चाहिए। तो इसका s है बच्चों वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। दिस इज द s। तो बच्चों अगर हम कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स लिखेंगे तो वो किस तरह से लिखेंगे, उसका लिखने का तरीका समझिए। सबसे पहले लिखते हैं SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो बच्चों s क्या है? आप कहोगे सर s तो उस कर्व की इक्वेशन। S1 क्या है? S1 तो कहोगे सर S1 का मतलब आपने पीछे बताया था कि वो पॉइंट जो भी गिवन हो उठा के कर्व में पुट कर देते हैं। दिस इज y1 स्क्वायर माइनस 8x1। ये हो गया SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी सर आपने बताया था कि y स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं y इंटू y1 से, ठीक है, x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस x1 बाई 2 से। तो और ये आपका हो गया t। तो t को लिखने का तरीका y स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया y इंटू y1 से, x को रिप्लेस कर दिया, समझ गए होंगे, x इंटू x1 से। तो आपको जो कंसेप्ट बताया उसी को मैंने यूज किया। दिस इज कॉल्ड SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और s का क्या मतलब है वो आपको स्क्रीन पे क्लियर है। दिस इज s। S1 का मतलब भी हम पीछे आपको क्लियर कर चुके हैं। t का मतलब भी किस तरह से लिखा जाता है वो आपको हम क्लियर कर चुके हैं। t का मतलब होता है कि y स्क्वायर होता है y इंटू y1 से, x रिप्लेस हो जाता है x प्लस x1 बाई 2 से। दैट मीन्स अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पर अगर कोई पॉइंट दिया होता 2,3 तो x1 y1 की जगह 2,3 यूज करते और आपके पास कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स निकल करके आ जाती। तो बच्चों ये जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? दिस इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स, ये इसको रिप्लेस करेगी। दिस इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स। तो आप इनका क्वेश्चंस में एप्लीकेशन सीखेंगे, लेकिन पहली बात तो आप ये याद कर लीजिए, दिस इज द स्टैंडर्ड और आपको हमेशा याद रखना होगा, दिस इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स इज SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए आज के बाद कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट होगी t इक्वल टू 0 एंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स होगी SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आप S1 का मतलब भी जानते हैं, t का भी मतलब जानते हैं, वो सारी वैल्यूज पुट करेंगे और आपको ये स्टैंडर्ड समझ में आ जाएगा। तो अब इसके बाद आता है बच्चों लेंथ ऑफ टैंजेंट। किसी कर्व पे डाली गई टैंजेंट की लंबाई, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ टैंजेंट। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टैंजेंट।
तो बच्चों आपको याद रखना होगा लेंथ ऑफ टैंजेंट जो होती है उसका कंसेप्ट सिर्फ इतना होता है कि जो टैंजेंट की लेंथ होती है दिस इज कॉल्ड रूट S1। क्या होती है? रूट S1। रूट S1 इज द लेंथ ऑफ टैंजेंट। तो आपके पास लेंथ ऑफ टैंजेंट का मतलब ये हुआ रूट S1। तो जैसे आपके पास कोई पॉइंट है x1 y1, आपने उस पॉइंट से इस कर्व पे टैंजेंट ड्रॉ की, दिस इज द टैंजेंट। अब आपसे पूछा कि आप बताओ उस टैंजेंट की लेंथ क्या है, तो जो टैंजेंट की लेंथ होती है बच्चों वो होती है रूट S1। तो बच्चों दिस इज द कंसेप्ट, ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, आप इसको कोई निकालने अलग से नहीं बैठ जाएंगे। कोई भी कर्व गेम में, जैसे हम लोग जो कर्व लेके चल रहे हैं वो अपना स्टैंडर्ड कर्व है y² - 8x = 0, ये आपका s हो गया। और अगर आप लेंथ ऑफ टेंजेंट इस केस में लिखना चाहें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आप इस केस में बहुत आसान तरीके से आप लिख सकते हैं, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट S1। तो आप बड़ा सा रूट बना लीजिए और S1 का मतलब होगा S1 रूट S1। S1 का मतलब ये क्या होगा कि ये जो पॉइंट है x1 y1 वो कर्व में सेटिस्फाई करा दीजिए ये। तो बच्चों दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेट से आपके पास कोई पॉइंट जो भी होगा आप उसको सेटिस्फाई करा दीजिए, तो जैसे ही सेटिस्फाई कराएंगे आपके पास टेंजेंट की लेंथ निकल करके आ जाएगी। ठीक है, जैसे आपने कोई पॉइंट ले लिया लेट से 5,2, तो 5,2 पे डाली गई टेंजेंट की लेंथ निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे? 5,2 तो आप किसी भी तरह से निकाल लीजिए जैसे आपको आसान लगे। तो 5,2 अब ये स्क्वायर रूट में है तो जाहिर सी बात है पॉइंट आपको ऐसा दिया होगा ताकि स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर ना आ जाए। तो अगर आप 5,2 लेंगे तो शायद देखिए आपके पास नेगेटिव नंबर ना आ जाए, तो आप इसको 2,5 कर लीजिएगा। तो 2,5 पे टेंजेंट की लेंथ निकाली जा सकती है, वो एग्जिस्ट भी करेगी क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इज बिकम्स 5², ठीक है ना, -8x1, x1 की जगह 2। तो बच्चों ये कितना आ गया? ये आ गया 25 माइनस, क्योंकि मैंने बताया था कि पॉइंट को उठा के डायरेक्ट S1 में पुट कर देते हैं। तो 16, तो 25 - 16 कितना हुआ? 9 हुआ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, दिस इज 3। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट किस तरह से निकाली जाती है। दिस इज डायरेक्टली इज कॉल्ड रूट S1। क्या कहते हैं? रूट S1। अब बच्चों आपको एक नया कंसेप्ट और भी सीखने को मिलेगा। हेडिंग डालिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सभी बच्चे कॉपी में हेडिंग डालिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सभी बच्चों को कॉपी में हेडिंग डालनी है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे आपने कोई कर्व का फॉर्मेशन किया, उस कर्व पे एक्सटर्नल पॉइंट से आपने पेयर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉ की। क्या ड्रॉ की? पेयर ऑफ टैंजेंट्स। तो एक टैंजेंट ये हो गई बच्चों और दूसरी टैंजेंट ये हो गई, ठीक। अब आपने क्या किया, ये टैंजेंट्स इस कर्व पे जहां पे मीट कर रहे थे उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया। भाई ये जो टैंजेंट्स है ये इस कर्व पे कहां मीट कर रही है? एक टी पे मीट कर रही होगी, एक टी डैश पे मीट कर रही होंगी। अगर हम टी और टी डैश को आपस में ज्वाइन कर लें तो जो लाइन बनती है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बच्चों ये लाइन जो होती है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है T = 0। कितना आसान। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज T = 0। equation of chord of contact is T = 0। कितना आसान स्टैंडर्ड है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती क्या। जैसे इस कर्व में S क्या है? S आपका ये है, तो आप कहोगे सर ये इक्वेशन तो बिल्कुल टैंजेंट की तरह है। यस, तो यहां पर अगर हम लिखना चाहें
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो बस आपको ये ध्यान देना होगा कि x1 y1 उस कर्व पे नहीं लाई करता है, x1 y1 उस कर्व के बाहर लाई करता है। तो अगर आप x1 y1 को अभी x1 y1 ही लिख लेंगे तो आप t किस तरह से लिखेंगे, आप t लिखेंगे फाइनली y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1 से, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाई 2 से, और इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। तो दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस represent the equation of chord of contact, chord of contact। ठीक है, तो आपको ये बच्चों समझ में आना चाहिए। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज t इक्वल टू 0। तो आप इसको नोट कर लीजिए तसल्ली से। ओके बच्चों, तो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो अब आपके पास एक कर्व गिवन है, ये कर्व का फॉर्मेशन मैंने कर दिया, और आपको ये पता होगा कोई भी कर्व हो और उसके अंदर अगर आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं उसको? कॉर्ड। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कब कहते हैं? जब दो टेंजेंट के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो उसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। लेकिन अगर रैंडमली इस तरह से कोई लाइन बना देते हैं तो उसको सिर्फ कॉर्ड कहते हैं। और बच्चों यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है, यहाँ पे कॉर्ड का मिड पॉइंट है, कॉर्ड का मिड पॉइंट है x1 y1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर s आपका गिवन है, s है आपका y स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो आपका स्टैंडर्ड है बच्चों, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट x1 y1 इज गिवन एज, हेडिंग डालिएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड with midpoint x1 y1 is given by, equation of chord with midpoint x1 y1 is given by, this is t equal to s1। क्या होता है? t equal to s1। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड आपको याद रखना होगा। अगर आप किसी भी कॉर्ड की इक्वेशन लिखना चाहते हैं जिसका मिड पॉइंट x1 y1 है, तो उस कॉर्ड की इक्वेशन होगी t इक्वल टू s1। तो आप इसको डायरेक्टली याद रखिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट x1 y1 इज गिवन एज t इक्वल टू s1। और अगर आप यहां लिखना चाहें तो आसान तरीके से लिख सकते हैं। t क्या होगा? t आप लिखना जानते हैं, तो दिस इज y इंटू y1 माइनस 8 टाइम्स x प्लस x1 बाई 2 इज इक्वल टू s1। s1 का मतलब वो पॉइंट उठा के उस पर सेटिस्फाई करा दीजिए, y1 square minus 8x1। This represent the equation of chord with midpoint x1 y1। So this represent the equation of chord with midpoint x1 y1। This represent the equation of chord with midpoint x1 y1। ठीक है, तो बच्चों ये स्टैंडर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन मैंने किस तरह से लिखी है। तो ये इक्वेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। आई थिंक सभी बच्चों को ये इक्वेशन क्लियर हो गई होगी। दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय दिस स्टैंडर्ड। अब आप इसको नोट कर लीजिए पहले कॉपी में आराम से। ओके बच्चों, तो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। जरा नेक्स्ट कंसेप्ट आप देखिएगा बच्चों। अब बच्चों आपके पास दो डिफरेंट सर्कल्स गिवन है, जरा वो दो डिफरेंट सर्कल्स की कंडीशंस देखिए क्या क्या हो सकती है। ये पहला सर्कल है बच्चों और एक दूसरा सर्कल। अब दो डिफरेंट सर्कल्स में क्या हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें कितनी कॉमन टेंजेंट्स हो सकती है? तो कोई बच्चा बताएगा इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट्स हो सकती हैं? 1, दिस इज फर्स्ट कॉमन टेंजेंट। आप इसको बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। दिस इज सेकंड कॉमन टेंजेंट। ध्यान से देखिएगा,
दिस इज सेकेंड कॉमन टैंजेंट, आप इसको बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। दिस इज थर्ड कॉमन टैंजेंट और दिस इज फोर्थ कॉमन टैंजेंट। जरा बच्चे यहां पे ध्यान से देखिएगा, दिस इज फोर्थ कॉमन टैंजेंट। तो बच्चों दो सर्कल्स में अगर चार कॉमन टैंजेंट्स हैं तो आपको पता है इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। ये पहले सर्कल का सेंटर है C1, ये दूसरे सर्कल का सेंटर है C2 और इन दो सर्कल्स की रेडियस गिवन है, एक की रेडियस गिवन है R1 और एक की रेडियस गिवन है R2। और बच्चों आपको पता होना चाहिए अगर सर्कल्स के दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस बड़ी है उनके रेडियस के सम के, सर्कल्स के दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस बड़ी है दोनों रेडियस के सम के, अगर आपके पास ये केस है, ध्यान दीजिए बच्चों यहां ध्यान से, अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन है जो अभी मैंने आपको बताई, C1 C2 क्या होगा, दो सर्कल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, भाई दोनों के सेंटर्स गिवन होंगे, एक x1 y1 एक x2 y2, तो उनके बीच की डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे, और R1 प्लस R2 दोनों की रेडियस का सम। अगर C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है तो ऐसे केस में बच्चों आपको पता होना चाहिए देयर आर फोर कॉमन टैंजेंट्स। क्या होती है, फोर कॉमन टैंजेंट्स। तो अपनी कॉपी में जरूर ध्यान से लिख लीजिएगा, दिस इज कंडीशन फॉर फोर कॉमन, दिस इज कंडीशन फॉर फोर कॉमन tangents, this is condition for four common tangents। चार कॉमन tangents के लिए क्या कंडीशन होती है वो आपको पता होना चाहिए। C1 C2 is greater than R1 plus R2। अब कोई बच्चा यहां पे बता सकता है कि थ्री कॉमन tangents के लिए क्या कंडीशन होगी, जरा सोचिए और मेरे को बताइए। तो बच्चों ये थ्री कॉमन टैंजेंट्स के लिए डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, और मैंने आपसे कहा था इतनी देर तक सोचिए कि कंडीशंस फॉर थ्री कॉमन टैंजेंट, तो आपको वो बात अब क्लियर हो गई होगी थ्री कॉमन टैंजेंट्स में क्या कंडीशन बन सकती है, और आपको क्लियर कट यहाँ पे विजिबल होगा कि दोनों के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, उनके रेडियस की सम के बराबर है। ध्यान से देखिए, उनके रेडियस के सम के बराबर है। तो ये रेडियस क्या है R1, ये रेडियस है R2। तो बच्चों आपके पास कभी भी ऐसी कंडीशन हो कि सर्किल के दो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस के सम के बराबर आ जाए तो आप समझ लीजिएगा दिस इज कंडीशन फॉर थ्री कॉमन टैंजेंट्स। थ्री कॉमन टैंजेंट्स, तो थ्री कॉमन टैंजेंट्स की ये कंडीशन होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि टू कॉमन टैंजेंट्स के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, कोई ऐसा बच्चा जो बता सकता हो कंडीशन फॉर टू कॉमन टैंजेंट्स। टू कॉमन टैंजेंट्स, टू कॉमन टैंजेंट्स की बच्चों कंडीशन होती है कि दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो लाई करती है उनके डिफरेंस से लेकर के उनके सम के बीच में, किसके बीच में लाई करती है, उनके डिफरेंस से लेकर के उनके सम के बीच में। अब ये जो डिफरेंस है बच्चों, ये जाहिर सी बात है इसमें बड़ी रेडियस को छोटी रेडियस से माइनस किया होगा तभी वो डिफरेंस है। मतलब ये जो रेडियस का डिफरेंस है ना, मतलब बड़ी रेडियस को छोटी रेडियस से माइनस किया गया। और अगर आप डिफरेंस समझें तो ये पॉजिटिव डिफरेंस होगा, तो आप इसको मॉड भी लगा सकते हैं। मतलब अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो लाई करे डिफरेंस से लेकर के उनके सम के बीच में, तो ऐसे केस में दो कॉमन टैंजेंट्स बनते हैं। और अगर आप इसको डायग्राम से बनाना चाहें तो आप बेहद आराम तरीके से बना सकते हैं। दिस इज नॉट अ कोई बिग डील, ये कोई ऐसी कोई बड़ी डील नहीं है जिसको आप बना नहीं सकते। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास टू कॉमन टैंजेंट्स क्लियर कट आपको नजर आ रही होंगी, और अभी फिर से आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। तो इसका मतलब होता है बच्चों की दीज आर द इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। इसका मतलब होता है बच्चों दीज आर द इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बच्चों अब हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर टू कॉमन टैंजेंट्स।
दो कॉमन टेंजेंट्स आपकी स्क्रीन पे आपको अब साफ सुथरी नजर के आ रही होगी, तो उसमें दो से ज्यादा कॉमन टेंजेंट्स हो ही नहीं सकती, आप चेक कर लो पहले। तो दिस इज द कंडीशन फॉर टू कॉमन टेंजेंट। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी, कंडीशन फॉर टू कॉमन टेंजेंट। अब सभी बच्चे अपनी कॉपी में एक काम करें, कंडीशन फॉर वन कॉमन टेंजेंट और कंडीशन फॉर नो कॉमन टेंजेंट, उसकी कंडीशन पहले आराम से आप अपनी कॉपी में बनाइए। जो मैंने आपसे कहा वो अपनी कॉपी में सोचिए और बनाइए। वन कॉमन टेंजेंट, तो हेडिंग डाल देंगे आप, कंडीशन फॉर वन कॉमन टेंजेंट। कंडीशन फॉर वन कॉमन टेंजेंट। क्या होती है कंडीशन वन कॉमन टेंजेंट की? आप किस तरह से सर्किल को ड्रॉ करेंगे ताकि दोनों में एक ही कॉमन टेंजेंट है? तो तुम कहोगे सर एक तो ये होगा, और सर जो दूसरा सर्किल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। दिस इज कंडीशन फॉर वन कॉमन टेंजेंट। तो अगर आप इसकी कंडीशन लिखना चाहें तो वो कंडीशन क्या होगी? दिस इज दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी दोनों के रेडियस के डिफरेंस के बराबर। मैंने मॉड इसलिए लगा दिया है क्योंकि आपको पॉजिटिव लिखना होता है, ठीक है ना? तो अब आप ध्यान दीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक अकेली लौती कॉमन टेंजेंट है। दिस इज कंडीशन फॉर वन कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना? ओनली वन कॉमन टेंजेंट, दिस इज कंडीशन फॉर वन कॉमन टेंजेंट। तो दिस इज ओनली वन कॉमन टेंजेंट। तो सभी बच्चों को ये कंडीशन क्लियर हो गई होगी, ए बी बी सी और अब आप पास डी। अब बच्चों आपको क्या करनी है? आपको कंडीशन बनानी है नो कॉमन टेंजेंट, और मैंने आपको टाइम दिया था, तो होपफुली आपने कंडीशन बना ली होगी। कंडीशन फॉर नो कॉमन टेंजेंट। तो नो कॉमन टेंजेंट, एक भी कॉमन टेंजेंट ना हो, ऐसा कब हो सकता है? सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कब हो सकता है। तो ये आपका एक सर्किल बना है और सर्किल के अंदर एक दूसरा सर्किल है, लेकिन अब इनमें कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं हो सकती है। तो दिस इज, ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस लेस हो उनके रेडियस के डिफरेंस से लेस हो जाए, ठीक है ना? तो उसको हम लोग कहते हैं नो कॉमन टेंजेंट। तो बच्चों मैंने सारे केसेस आपको बता दिए, होपफुली आपको समझ में तो आ गया होगा। अब आप इसको एक बार भले चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको कुछ कंसेप्ट्स आज आपको सिखाए हैं कि टैंजेंट की इक्वेशन आप डायरेक्टली किस तरह से लिखेंगे, सर्कल्स में नंबर ऑफ टैंजेंट्स डायग्राम को देख करके ही कैसे बता सकते हैं। तो काफी सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको थ्रू आउट क्लियर किए, तो आप अपने कंसेप्ट पहले रिवाइज कर लीजिए। कंटिन्यू करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं, हेडिंग डालिएगा कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। आगे हेडिंग डालिए कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। नाम से ही आपको क्लियर होगा कि ऐसे पॉइंट्स जो सर्किल पे लाई करते हैं उनको कहते हैं कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स, ठीक है ना? तो कॉनसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, लिखा है शो दैट द पॉइंट्स 9,1 7,9 -2,12 and 6,10 आर कॉनसाइक्लिक। बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास आया है, शो करो कि ये चारों पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आपने एक सर्किल बना लिया, बनाने के बाद आपने 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन निकाल ली, क्योंकि सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए
3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो 3 पॉइंट से आपने पास होने वाली सर्किल की इक्वेशन निकाल ली और उसके बाद आपने चौथा पॉइंट भी उस सर्किल पे लाई करा दिया। और अगर चौथा पॉइंट उस सर्किल को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। इसका मतलब ये चारों पॉइंट सर्किल पे लाई करेंगे। तो बच्चों इसका कंसेप्ट ये होता है कि पहले फर्स्ट 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन निकाल लीजिए और उसके बाद चौथा पॉइंट उसमें सेटिस्फाई कराइए। अगर सेटिस्फाई करता है तो चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो बच्चों इसको अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे आंसर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हर बच्चे को उस लेवल पे पता होती है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल मैंने आपको काफी बार बताई, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब बच्चों ये सर्किल किससे पास कर रहा है? 9,1 से। तो 9,1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 9,1 इसको सेटिस्फाई करेंगे तो आएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 9 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया 9 9 जा 81, 81 प्लस 1 दिस इज बिकम्स 82 प्लस 18g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज बिकम्स इक्वेशन 1। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों आपके पास 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशंस चाहिए होंगी। जीएफसी 3 वेरिएबल। अब बच्चों 7,9 भी इसको सेटिस्फाई करेगा तो 7,9 इसको पास करा देंगे। तो दिस बिकम्स 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2g7 प्लस 2f9 प्लस c इक्वल टू 0। तो दिस बिकम्स 49 प्लस 81 प्लस 14g प्लस 18f प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी जीएफसी में। आप इसको अपने आप से घर पे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। उसी तरीके से बच्चों अब आप -2,12 को कराओगे, उसमें पास कराओगे तो आपके पास सर्किल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब ये सर्किल किससे पास कर रहा है? -2,12 से। तो उसको आप पास कराइए। -2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2g माइनस 2 प्लस 2fy, y आपकी जगह 12 है, प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों ये कितना हो गया? 144 प्लस 4 148 माइनस 4g प्लस 24f प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपके पास इक्वेशन 3। तो बच्चों 3 इक्वेशंस 3 अननोन अब आपके पास निकल आ गए हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन अब आसान हो गया। आप क्या करेंगे? पहली 2 इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो g और f में इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली आप सेकेंड और थर्ड को माइनस करेंगे तो g और f में आपके पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो 2 इक्वेशंस आपके पास g और f में बन जाएंगी और उनको सॉल्व करेंगे तो g और f निकल आएगा। साइमल्टेनियसली g और f डाल देंगे तो c आ जाएगा। तो बच्चों अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तसल्ली से तो आपके पास जीएफसी तीनों निकल करके आ जाएंगे। मतलब f आपका आएगा बच्चों -3, g आपका आ जाएगा 0 और c आ जाएगा -76। ये सारी वैल्यूज अब आप क्या करेंगे बच्चों? ये सारी वैल्यूज इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो आपके पास सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी 0 है तो वो टर्म गायब हो जाएगा, -6y माइनस 76 इक्वल टू 0। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये पहले 3 पॉइंट्स जो थे उनसे पास होने वाला सर्किल है। और बच्चों जो चौथा पॉइंट है वो क्लियर कट इसको सेटिस्फाई करेगा। आप 6,10 क्या है इस पे पुट कर लो, 6,10 इसको पुट करो तो आप चेक करोगे कि क्लियरली 6,10 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप यहां पे नीचे लिखना that is clearly point 6,10 satisfies this equation, hence given points and given points are concyclic।
hence given points are concyclic. ठीक है, तो सभी बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्साइक्लिक. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल which touches, आपके पास फर्स्ट पार्ट है द एक्स एक्सिस एंड whose center is 3,4. तो बच्चों आपको हर केस में सर्किल की इक्वेशन निकालनी है और प्रॉपर्टी है कि सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और उसका सेंटर 3,4 है. तो अगर आपके पास ये केस दिया जाएगा तो आप बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे कि एक्स एक्सिस को टच करता हुआ सर्किल आप किस तरह से बनाएंगे. तो बच्चों एक्स एक्सिस को टच करता हुआ सर्किल आपके सामने मैं बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा. देखिए एक्स एक्सिस को टच करता हुआ सर्किल और जिसका सेंटर जो है बच्चों वो 3,4 है. इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्स में 3 यूनिट चलेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग आप 4 यूनिट चलेंगे. तो बच्चों यहां पर आपको क्लियर विजिबल होगा कि सर्किल की जो रेडियस है वो 4 यूनिट है, सेंटर भी क्लियर है. तो आप सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. तो बच्चों फर्स्ट केस आपका हो गया. सेकेंड केस, find the equation of circle such that it touches the x-axis at origin and radius is 5 यूनिट. तो आपको नेक्स्ट वाला केस क्लियर हो गया होगा कि उसको आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे. और अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो बेहद आसान है ड्रॉ करना. तो देखिए किस तरह से ड्रॉ करेंगे. तो क्वेश्चन आप ढंग से बस एक बार रीड करिएगा कि आपको ऐसे सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो एक्स एक्सिस को टच तो कर रहा है लेकिन ओरिजिन पे कर रहा है. तो आपके पास कुछ इस तरीके से सर्किल बनेगा ओरिजिन से पास करता हुआ और जिसकी रेडियस 5 यूनिट है. तो रेडियस आपको क्लियर कट 5 यूनिट विजिबल है. दिस इज 0,5. ये आपकी रेडियस होगी. यानी बच्चों आपकी रेडियस जो है वो 5 है और जो सेंटर है आपका वो क्लियर कट आपको विजिबल है. दिस इज 0,5. तो बच्चों इक्वेशन होगी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. नेक्स्ट केस है बच्चों, आपको एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन निकालना है जो सर्किल टच करता है बोथ द एक्सिस एंड whose रेडियस इज 5 यूनिट. तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा. आप बस ड्रॉ करिए आराम से. तो देखिए बच्चों मैंने दोनों एक्सिस को टच करता हुआ आपके सामने सर्किल बनाए हैं और जिसकी रेडियस 5 यूनिट है. तो बच्चों क्लियर कट आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ये इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है और रेडियस 5 यूनिट है. तो दैट मींस ये पॉइंट क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5,5. सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए. दोनों एक्सिस को टच करता हुआ सर्किल, तो उसका बच्चों सेंटर हो जाएगा ये और रेडियस आपको पता ही है. तो इक्वेशन ऑफ सर्किल होगी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. तो सभी बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा काफी अच्छी तरीके से. नेक्स्ट कंसेप्ट,
Fourth, find the equation of circle such that which touches the lines. अब किसको किसको टच करता है? Lines x equal to 0, y equal to 0 and x equal to a. इनको टच करता है। तो अगर आप बनाएंगे तो आप किस तरह से बनाएंगे इस सर्किल को? तो x equal to 0, y equal to 0, x equal to a. तो बच्चों x equal to a लाइन क्या होगी? वो y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी x equal to a, जो मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ की है, x equal to a। और तीनों से पास करता हुआ अगर आप सर्किल बनाएंगे तो तीनों से पास करता हुआ सर्किल कुछ इस तरह से बनेगा। तो बच्चों अब आपको क्लियर कट विजिबल हो गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों दिस पॉइंट इज बिकम्स a/2 और दिस इज ऑल्सो a/2। सभी को क्लियर होना चाहिए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। दिस ऑल्सो बिकम्स a/2। तो बच्चों आपको सेंटर और रेडियस ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और ये a/2 है तो ये भी रेडियस है, तो नीचे वाली भी रेडियस होगी तो उसको भी a/2 होना पड़ेगा। तो क्लियर कट है, आपको सेंटर क्लियर हो गया, दिस इज a/2, a/2 और रेडियस भी आपकी a/2 यूनिट है। यानी इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगी x माइनस a/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 का स्क्वायर। तो मैंने बच्चों आपको चारों केस करके बता दिए